चलिए आज हम लोग सीटेट का सेट 1 देखेंगे मैथमेटिक्स को। अभी तक हम और भी अन्य चैप्टर को करा चुके हैं। आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो मैथमेटिक्स का होगा। उसको बारीकी से समझिए और समझने का प्रयास करिए ताकि ऐसे प्रश्न आए तो एग्ज़ाम में छूटे ना। आइए समझते हैं हम पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न एकदम ईजी प्रश्न है। इसमें बोला है, सिर्फ थोड़ा सा जटिलता आपको शब्दों में भरा हुआ है और कुछ नहीं। बोला है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। पहला तो बोला है कि भाजक जो है, भाजक जिससे हम भाग देते हैं, भागफल जो भाजक जो है जिससे हम भाग देते हैं, भागफल वे होते हैं जो जितना बार में कटता है। कितने गुने हैं? तो 5 गुना है। और शेषफल का 4 गुना है। तो भाजक जो है ना, शेषफल का भी 4 गुना है और भाजक का भागफल का 5 गुना है। तो सबसे पहले यहाँ शेषफल दे दिया है 5 कि शेषफल 5 है, तो 5 से 4 में गुना करें तो भाजक आ जाएगा। हमको भाजक आ गया 20। भाजक कितना आ गया? 20। अब जब भाजक आ गया तो हमको पता है कि ये 5 गुना है भागफल का, मतलब जो है ना भाजक जो है ना भागफल का कितना गुना है? 5 गुना है। तो 5 से अगर भाग कर दे तो भागफल भी हमें आ जाएगा। अगर हम इसमें भाग करें भाजक में 5 से तो भागफल आ जाएगा 4। कितना आ गया? 4। तो हमको क्या क्या चीज़ मिल गया है? अभी तक 20 मिल गया है और 4 मिल गया है, ठीक है, और 5 मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि भाजक भागफल और शेषफल आ गया है, तो इससे भाज्य निकाला जा सकता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भागफल और जोड़ शेष। तो देख लीजिए क्या आएगा? 85 आएगा सर। 20 कौन सा आ जाएगा? 20 चौक 80, 80 5 85, ठीक है। तो भागफल कितना है? अब देख लीजिए 4 है, तो यहाँ 20 चौक का कितना हो जाएगा? 80 या प्लस 5, 80 प्लस 5 हो जाएंगे तो 85। इस तरह से राइट आंसर इसका 85 हो जाएगा। फिर समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला आपसे प्रश्न बोला है कि 5 क्रमागत संख्या का दूसरा संख्या 49 है। तो पता है पहला 48 होगा, क्रमागत है तो मतलब पूरा एकदम लगातार होगा। 48, 49, 50, 51, 5 गो है तो 52 तक होगा। अब बोला है इन संख्याओं में सम संख्या का गुना पूछा है कि कितना आएगा। तो सम संख्या 48 हो गया और गुना 50 हो गया और गुना 52 हो गया। तो 48 50 का गुना कर लीजिए, 2400 हो जाएगा और 2400 के बाद 52 से गुना इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान कर लीजिए कि कौन आएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका ए वाला आंसर आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। यहाँ बोला है एक स्टील की तार को वर्ग बनाती है, मतलब स्टील का तार है जिससे एक वर्ग बनता है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम उस वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल दिया है, तो रूट अंडर जो क्षेत्रफल होता है उसी भुजा को कहते हैं। तो भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल होता है। तो भुजा कितना हो जाएगा? रूट अंडर अगर इसका किया जाए तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। अब बोला है कि यदि इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ दिया जाए, तो हम तार को जब मोड़ेंगे तो जो इसका परिमाप वर्ग का रहा होगा वही आयत का भी होगा, दोनों का परिमाप समान होता है। ऐसे परिस्थिति में आप 11 भुजा वाले वर्ग का अगर परिमाप निकाले तो 11 गुने 4 लिखाए 44 आ जाएगा। मतलब 44 पेरीमीटर है किसका? वर्ग का। तो यही पेरीमीटर आपका आयत का भी होगा क्योंकि तार उतना ही बड़ा होगा। तो हम चाहे उसको किसी भी रूप में मोड़ेंगे तो दोनों का परिमाप जो है ना सेम होगा। ऐसी परिस्थिति में अब हमको पता चल गया है कि दोनों का परिमाप क्या है? 44। तो अब हमको ये चौड़ाई दिया हुआ है तो 2 × L + B होता है। अब हमको पता है कि चौड़ाई पता है और L नहीं पता है, बराबर में क्या हो जाएगा? 44। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 8 दे देंगे तो 2 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 22। और जब L + 8 बराबर 22 है तो आप L बता सकते हैं कि कितना होगा? 14 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 33 का हो जाएगा डी। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो दोबारा देख सकते हैं, हम बता दिए। आइए समझते हैं। यहाँ पे बोला है कि इसमें बड़ी छोटी बताना है, तो हम जल्दी से कैसे पहचानेंगे ये ध्यान रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि भी अंश नोमिनेटर जिसको कहते हैं और हर जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अंश और हर में अगर अंतर 1 का है
तो उसको पहचानना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है बड़ा और छोटा का। आइए देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो सभी का अंतर 1 है। देखिए 4 में से 5 जाएगा तो 1, 5 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 4 जाएगा तो 1 होगा। तो इस तरह से आप देखें, यहाँ भी 1 में से अगर 2 जाएगा तो 1। तो यहाँ तक ये तो हम समझ गए कि यहाँ तक सभी का अंतर 1 है। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पहचानना हमको 1 और 3 को 1/3 को हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा और छोटा पहचानना इसमें हमको हमारे लिए आसान है। सबसे छोटा 1/2 है और सबसे बड़ा जो है 5/6 है। अब हमको बड़ा छोटा समझ में आ गया। अब हमको 1/3 को भी लेना है। अब 1/3 जब हम हासिल करेंगे तो सबसे छोटा 1/3 बन जाएगा और सबसे बड़ा 5/6 बन जाएगा। तो इस तरह से ऐसे ऑप्शन किस में है देख लीजिए, 1/3 और 5/6, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऐसे हम पहचान लेते हैं जल्दी से। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। यहाँ बोला है कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल हमेशा 36 होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि 1 गुने 36 वाला हम बना सकते हैं माप को, ठीक है। 2 गुने 18 वाला बना सकते हैं। 3 गुने आप कितना 3 गुने 12 वाला बना सकते हैं। 4 गुने 9 वाला बना सकते हैं और 6 गुने 6 वाला बना सकते हैं। इतना ही बन सकता है, ठीक है। कितने बन सकते हैं तो 5 बन सकते हैं। इस बातों को ध्यान रखें। 1 2 3 4 और 5 कैसे बना सकते हैं तो इसका भी गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, इसका भी गुना कीजिएगा तो 36। हर हाल में बोला है हमको क्षेत्रफल 36 ही होना चाहिए। तो ऐसे आप 5 बना सकते हैं। आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न को समझते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का दुगुनी है। मतलब लड़के लड़की की जो संख्या का जो अनुपात है वो अनुपात 2:1 है। 2:1 है। मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगुनी है, अर्थात ये लड़की की संख्या है और ये मतलब ये आपका गर्ल्स की है और ये बॉयज़ का है। ये बात बोल दिया है। आगे क्या बोला है कि रोहित का ऊपर से 17वां और यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो ऊपर से कहने का मतलब है कि ऊपर से अगर हम आते हैं तो 17 नंबर पर रोहित है, ठीक है। और ऊपर में 9 लड़की है तो सबसे पहले तो हमको जान लेना कि टोटल यहाँ लड़की कितनी है। तो अगर 2 1 3 होता है, 3 से इसमें भाग करते हैं तो 20 आ जाता है, अर्थात 40 लड़की है टोटल। कितने लड़की है 20 दूना 40। 2:1 में है तो 20 दूना 40, 40 लड़की टोटल है। 40 लड़की कैसे आया तो 2:1 में है तो 20 दिया 60, 3 से भाग देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो 20 दूना 40, 40 लड़की हैं यहाँ, जिसमें से 9 लड़की ऊपर रह गया रोहित के ऊपर। तो नीचे कितने लड़की होंगे तो नीचे लड़की होंगे, आपको घटा लीजिए 40 में से 9 तो कितने हो जाएंगे 31 लड़की नीचे हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि यहाँ बोला है कि देख लीजिए कि रोहित के ऊपर से 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं, तो उसके बाद लड़के कितने हैं ये पूछा है। तो 9 को ऊपर है लड़की हो गए तो जो 8 वो होगा लड़का होगा रोहित को लेकर, क्योंकि 9 8 17 होता है। तो इसका मतलब है कि उसमें रोहित को लेकर है ऊपर में 8 वो, लेकिन रोहित को हटा दे तो 7 वो ऊपर है और रोहित 8वां लड़का है। तो नीचे कितने लड़का और बच जाएगा तो लड़का तो 20 को है टोटल 20, हाँ तो 12 लड़के बच जाएंगे। कितने लड़के हो जाएंगे तो रोहित के नीचे 12 लड़के होंगे। आगे समझ में कि रोहित के नीचे कितने लड़के हैं 12। कैसे आया 12 तो चूंकि 8 लड़के रोहित को लेकर के था, टोटल लड़कों की संख्या 20 होगा तो 20 में से हम घटा देंगे 8 तो हो जाएंगे 12। 12 लड़के नीचे जो है ना रोहित के नीचे हैं। इस बातों को ध्यान रखिए। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट को। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कहा है कि समाया बस स्टैंड 9:35 AM पर पहुँचती है और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई। मतलब वो पहुँचती है 9:35 में, लेकिन कह रहा है कि 9:25 में चली गई है बस, यानी 10 मिनट पहले चली गई है, ठीक है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, मतलब जीनत की घड़ी जो है 5 मिनट क्या है तेज चल रही है
और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, मतलब प्रत्येक 20 मिनट पर बस आता जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, तो समाया को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो कितने मिनट, प्रत्येक 20 मिनट पर अगर कोई चल रहा है और 10 मिनट पहले गया होगा, तो 10 मिनट पहले गया होगा, तो 10 मिनट पहले गया होगा, तो इसका मतलब है कि क्या 9:35 में पहुंची, तो उस समय उसके घड़ी में 9:25 हो रहा था, यानी 5 मिनट आगे है, तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम 9:20 हो रहा था। कितना हो रहा था? 9:20। और 9:20 में 9:20 हो रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में देख लो कि 15 यहाँ पे जो हो जाएगा 9:20 में, और 20 मिनट बाद बोली कि भाई 25 पर बस गई है, उसने कही थी, यानी कि उसके हिसाब से 20 पर ही गई होगी। 25 पर बोल रही है, तो 9:35, 1 मिनट, समाया बस स्टैंड पर 9:35 में पहुंचती है, और जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी में के हिसाब से पहली बस 9:25 में AM में गई है, तो यानी कि 25 में गई है, यानी 20 में गई होगी। और यदि जीनत के घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, बस की आवृत्ति 20 मिनट पर है, तो बताइए कि समाया को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो कितने मिनट की प्रतीक्षा करना पड़ेगा बताइए कि 20 और 20 मिनट है, तो 15 मिनट हो चुका है, तो 5 मिनट की प्रतीक्षा और करना पड़ेगा। कितने मिनट की प्रतीक्षा करने होंगे? 5 मिनट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी होगा ना, क्योंकि 9:20 एक्चुअल टाइम है और 9:35 में वो आया है, तो 9:40 में जाएगा अगला बस, 5 मिनट और प्रतीक्षा करेगा। आगे समझ में? यानी कि 9:20 में आई, मतलब 9:20 में खुला था, 9:20 में खुला था, ठीक है, और वो आई कितना है? 9:35 में। तो बताइए आप कितना देर, हर 20 मिनट पर खुलना है, हर 20 मिनट पर खुलना है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट और पूरेगा तो 9:40 हो जाएगा, 9:40 हो जाएगा तो खुल जाएगा बस, तो 5 मिनट प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आगे समझ में? आइए देखिए, यहाँ पे बोला है कि योग में घटाया जाए, बोला है कि इतना और इतना के योग में क्या घटाया जाए कि 17,069 आ जाए, ये चीज़ बोला है। तो सबसे पहले इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद इतना घटा लीजिए, जो घटा के आएगा वो आपका हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जोड़ने और घटाने के बाद 4,43,287 आ जाएगा। आप घटा के एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। चलिए खाद्य पदार्थ का दाम देख लीजिए, हर साल ऐसे प्रश्न एगो पूछे जाते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, सुनैना 1 समोसा, मूंगफली के 2 पैकेट, 1 गुलाब जामुन, 1 बोतल नींबू पानी खरीदती है, और यदि उसने कैंटीन के मालिक को 100 रुपये का नोट दिया तो कितनी राशि वापस मिलेगा। तो सबसे पहले कितनी की खरीदारी हो गई ये देख लेंगे। तो सुनैना 1 समोसा लेती, तो समोसा का रेट क्या है? 5 रुपया, तो 5 रुपया का समोसा ले ली। फिर उसके बाद है मूंगफली के 2 पैकेट, तो मूंगफली का क्या रेट है? तो मूंगफली का 1 पैकेट का रेट 6.5 है, तो 13 रुपया हो गया, तो 13 5 18 रुपये हो गए। 1 गुलाब जामुन, और तो गुलाब जामुन का रेट है 7 रुपया, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएंगे? 13 5 18 7 25 रुपये हो गए गुलाब जामुन को लेकर। और 1 बोतल नींबू पानी, तो नींबू पानी का क्या रेट है? ठीक है, तो नींबू पानी का रेट है आपका 11.50, तो 25 और 11 कितना हो जाएगा? 35.5। तो 35.5 अगर खर्चा कर ली, 36.5 यहाँ 36.5 सॉरी 36.5 हो जाएगा। तो कितने रुपये उसके 100 में से वापस होने चाहिए, इसके हिसाब से देखिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे 63.5 रुपये जो है उनको। अगर आप 100 में से घटाइएगा 36 रुपया घटाइएगा तो सिंपली 64 रुपया होगा, लेकिन 50 पैसा और घटा दीजिएगा तो 63.50 बच जाएगा। आगे समझिए। आइए, एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 घंटे पर, मतलब इतना चलती है। गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंच जाता है। बेंगलुरु के गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय बताना है। तो आप समय कैसे निकालेंगे? तो समय निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेंगलुरु जो है इतना 23:55 बज रहा है। 23:55 का मतलब रात होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ जुलाई में 5:20 पर पहुँचती है, जुलाई को 2 जुलाई को,
ठीक है। अब 2 जुलाई को 2020 को 5:20 में पहुंच जाती है। एक का ही टाइमिंग दिया है, दूसरा का टाइमिंग दिया नहीं कि कब, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया हुआ है पहले वाला का कि किस डेट को चला है, इसलिए आप इसको निकालने में असक्षम रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्या की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। इस गुणनफल के 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा। सबसे पहले जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करना होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3,999 होता है। को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, 999 हो गया, मतलब 999 हो गया 3 अंकों की संख्या। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 हो गया। इससे क्या करना है, गुना किया जाता है, गुना किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या सम संख्या जो होता है 10 होता है, लेकिन विषम संख्या 11 हो जाएगा। 11 से भाग किया जाता है, तो भागफल क्या आएगा, तो 9 मरतबे कट गया, अब 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है, या ए वाला आंसर हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, तो जैसे कहा वैसे कहिए। एक संख्या 50 के आधे से 50 के आधे से अधिक है, बोला है कि 50 के आधे से अधिक है। यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है, मतलब 3 दहाई से अधिक है, 30 से ज़्यादा है, और 40 से कम है, ठीक है। 50 से आधे में तो वही ना आता है, लेकिन 50 बोला एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, मतलब आधे से अधिक होने का मतलब है कि 40 भी हो सकता है, मतलब इसके बीच में ही है, लेकिन बोला 30 और 40 के बीच में है। इस संख्या की इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है। इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना, तो देख लीजिए किसमें इकाई अंक दहाई अंक का 2 गुना है, तो यहाँ पे है ना 2 गुना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो बस आंसर आ गया। बस ये की गो में है, इसी कंडीशन से बना लेंगे, बाद बाकी कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। आइए देखिए, यहाँ बोला है कि एक गोदाम की बीमाएं 5 सेंटीमीटर, 7 मीटर और 4 मीटर। इस गोदाम में ये बीमा दिए गए हैं, अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो जैसे ही देखा ना, पार्सलों की संख्या पूछेगा या कोई भी संख्या पूछेगा, तो ऐसे बीमा दिए रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि गोदाम का बीमा क्या है, 500 लिख दीजिए, गुने 700 लिख दीजिए, और गुने 400 लिख दीजिए, ठीक है। अब बटा में कर दीजिए 25 गुने 50 गुने 25, ये आपको आ जाएगा पार्सलों की संख्या। काट दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, 20 मरतबे कट गया। फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर 5 से काट सकते हैं आप, 5 से इसको काट सकते हैं, 14 पंचे 70, 140 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 25 से काट सकते हैं इसको, 5 से इसको काट दीजिए 50, 25 5 से इसको काट दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, तो 28 बार में कटेगा, ठीक है। और फिर 5 से इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40, 80 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया है 80, 28 और 2 गुने 80, 28 गुने 80, यही ना। इसको गुना कर लीजिए, जो गुना करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसका गुना करिएगा तो इसका गुना जो आ जाएगा आपका 4480, कितना आ जाएगा, 44, ठीक है, 4480 आ जाएगा, ध्यान कर लीजिए। एक ऑटो रिक्शा की बोला है मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपया, मतलब अगर पहला 2 किलोमीटर जाइएगा तो कितना लगेगा, 25 रुपया लगेगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर, उसके बाद 1 किलोमीटर पर 8 रुपया का खर्चा होगा। तो बोला है कि मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपया भाड़ा दिया, कितना दिया है, 249 रुपया। तो जरूर है कि 25 किलोमीटर तो उसमें दिया होगा, कितना 25 रुपया दिया होगा उसने, कितना 2 किलोमीटर का। तो सबसे पहले तो 25 रुपया घटा लीजिए इसमें से, तो कितना बच जाता है, तो इतना ये बच जाता है आपको 224 बजे, 224, 2 किलोमीटर ही चला तो वो 2 किलोमीटर हटा लिए। अब आपको जो 2 किलोमीटर के बाद कितना 8 रुपये लगा रहा है कि प्रति किलोमीटर, तो हम किलोमीटर निकालेंगे तो 8 से इसमें भाग कर देंगे, तो 8 दूना
16, 6 4 8 8 64, 28 किलोमीटर ही हुआ, 2 किलोमीटर ही हुआ, तो टोटल कितना चला 30 किलोमीटर। ऐसे निकालेंगे। आगे समझ, आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। पहले क्या करना है हमें, पहले ये देखना है कि 2 किलोमीटर का कितना है, तो 2 किलोमीटर मतलब जितना भी पहले फिक्स वाला होगा, फिक्स वाला पैसे से घटा लेंगे और तब उसके बाद 1 किलोमीटर वाला से भाग कर देंगे। आगे समझ में, दोनों को जोड़ लेंगे कितना चला है। आइए देखिए, आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। आइए हम इसको देखते हैं। निम्नलिखित में बोला है सुनीता और जिसका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। मतलब तालिका में जो है सुनीता है जिसके द्वारा 100 में से प्राप्त अंक को दिखाया गया है, मतलब 100 में से अंक मिला है जसिका और सुनीता को। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या पूछा है, नीचे यहाँ पूछा गया, पूछा क्या गया है, पूछा गया आपसे कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किया है। क्या जसिका से प्रत्येक विषय में सुनीता का अंक ज्यादा है? देखिए भाषा को खाली छोड़ दीजिएगा, सुनीता का अंक ज्यादा होना। हाँ, कौन भाषा, भाषाओं को छोड़कर, तो भाषा क्या होता है? सबसे पहले तो यही समझने वाली बात है कि भाषा क्या होता है। तो भाषा अंग्रेजी होता है, भाषा हिंदी होता है, ये दोनों को छोड़ दीजिए। तो अब देखिए कि जसिका, सुनीता जसिका से हमेशा ज्यादा है, तो ज्यादा है नहीं, सुनीता ना ज्यादा। क्या बोल रहा है कि सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे तो ज्यादा है नहीं ना है, गणित में भी कम है, जसिके ज्यादा है, तो ये गलत बोल दिया है। ऐसा हमको कैसा कथन चुनना है? सही कथन तो गलत हो गया, पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन को देख लीजिए, गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। गणित और विज्ञान में देखिए कि विज्ञान सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। गणित और विज्ञान में देख लीजिए, गणित में 68 है, गणित में कितना है? 68 है, और विज्ञान में कितना है? 78 है। दोनों का जैसा ज्यादा है जसिका। देख लीजिए, तो ज्यादा है ना, तो सत्य है, सत्य है ना, और सत्य कथन को ही पूछा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे बी आंसर नहीं होंगे। यहाँ देखिए क्या कहा है, पहले सवाल को समझिए। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक, तो गणित विज्ञान में सुनीता का अंक देखिए जोड़ के कितना आ रहा है। गणित विज्ञान का अंक जो है 78 और आपका हो जाएगा, तो 70 दुना 140 हो जाएंगे, और उसके बाद 6 146 है ना, बोला है। उसके बाद क्या बोला है कि अंक जिसका अंक जिसके जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। तो सुनीता के अंक अधिक नहीं है, जसिका का ज्यादा है, इसीलिए गलत है वो भी। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 3 विषय में अधिक अंक प्राप्त किया है जसिका ने, तो पहला हो गया गणित में ज्यादा है, उसके बाद अंग्रेजी में, दूसरा में तो कम ही है, सामाजिक विज्ञान में ज्यादा है। हाँ, तो कितने विषय में अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं? 3 विषय में। 3 विषय में तो सही हो गया, 3 विषय में है प्राप्त सही, गणित में है, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान, गणित में हो गया, सामाजिक विज्ञान में हो गया, और विज्ञान में भी हो गया, तो ये तो सही है। और अगला क्या करें, यदि जसिका ने 17 अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते। तो दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा, अगर दोनों 17 मतलब जोड़ने के बाद, ठीक है। आगे देखिए, अब आपका हो गया है गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। अब देखिए, अब इसमें ढूंढिए कि कौन रचनात्मक प्रक्रिया का अधिगम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये विद्यार्थी को प्रारंभिक समझ होना चाहिए, तो रचनात्मक है ही, ठीक है। समझ का आकलन, अंतर्देशीय हल का प्रोत्साहित करना रचनात्मक है। संज्ञानात्मक संघर्ष भी रचनात्मक होता है। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन करना,
तो समस्या समाधान के लिए जो तरीका अपनाए जाते हैं वो रचनात्मक लक्षण नहीं होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ बोला है कि गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित में से प्रश्न पूछे, मतलब ये प्रश्न पूछा गया है। अब लास्ट में हमसे क्या बोला गया है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो है 1 और 2 मुक्त सिरे का प्रश्न है। हम मुक्त सिरे के प्रश्न किसको कह रहे हैं हम बताए हुए हैं। 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है, ठीक है। और बंद सिरे का प्रश्न किसको कह रहे हैं हम ये बताए हुए हैं। आशा करते हैं कि आप इसको मतलब जानते होंगे कि मुक्त सिरे का प्रश्न किस प्रकार का होता है। मुक्त सिरे के प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न जो है ना, उत्तर देने के लिए अधिक शब्दों की ज़रूरत होती है मुक्त प्रश्नों में, लेकिन बंद सिरे के प्रश्नों में ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। तो 1 और 2 में जो लिखा हुआ है 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, तो इस कई तरीकों से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या कई संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिनका योग क्या है 8 हो सकता है। जैसे 7 1 भी हो सकता है, जैसे 4 4 भी हो सकता है। तो कई शब्दों में जवाब देना होगा, तो ये मुक्त सिरे का होगा। उसी तरीके से 2 वाला भी आपको उस त्रिभुज की खींचे जिनकी परिमाप 50 है। तो परिमाप हम कई भुजाओं वाले खींच सकते हैं, परिमाप 50 वाले। तो इस तरह से कई तरह के जवाब देने पड़ेंगे। तो ये मुक्त सिरे का प्रश्न है। और अगर हम बात करें 3 और 4 की, तो 3 और 4 जो है ना 25 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 25 के गुणनखंड फिक्स हैं, और फिक्स है जो है वही बताना होगा। तो हर हाल में एक ही तरह का जवाब होगा। जब एक तरह का जवाब होगा तो वो बंद सिरे का होता है। परिमाप की परिभाषा भी एक ही तरीके का होता है, इसीलिए वो बंद सिरे का परिमाप मतलब प्रश्न होगा। तो आशा करते हैं मुक्त सिरे और बंद सिरे समझ में आगे होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है, मतलब गणित में सृजनात्मकता को इसमें बता रहा है। तो आपको मानकीकृत में कभी सृजनात्मकता नहीं आता है, स्टैंडर्ड में। प्रश्न को प्रस्तुत करने में सृजनात्मकता होती है, अशुद्धि मुक्त करने में नहीं, अशुद्धि मुक्त करने में सृजनात्मकता नहीं आती है। सही सूत्रों का स्मरण करने, सूत्र तो कभी आपको सृजनात्मकता देता ही नहीं है। तो आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। आइए समझते हैं हम अगले। वैन हीले त्रिविम, जिसको दिक् स्थान ज्यामिति समझ कहते हैं, के अनुसार किस स्तर में बच्चे को यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत है। तो वैन हीले के मतलब नियम में ऐसे बताए गए हैं, लेकिन ये कौन से स्तर है। वैन हीले के 5 स्तर हैं, जिनमें से एक शून्य स्तर है, 1 स्तर है, 2 स्तर है, 3 स्तर है और 4 स्तर है। 4 स्तर तक बनाए गए हैं, जिसमें से आपको आयत को वर्ग और वर्ग को आयत समझने की जो है वो स्तर नंबर 2 में है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्या का योग तत्समक के रूप में उल्लेखित है। तो आपको ध्यान रखना है कि शून्य को हम पूर्ण संख्या के योग तत्समक कहते हैं। शून्य को हम पूर्ण संख्या का योग तत्समक कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन से कथन उचित है, उचित कथन को बताना है। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जाता है। तो इसमें हमसे पूछा क्या है कि उचित कथन कौन है, इसका मतलब सही कथन कौन है। तो सही कथन इसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। 4 कथन सही नहीं है। कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की भूमिका है, नहीं, संस्कृति की भूमिका नहीं है ऐसा बोला है। तो यहाँ पे संस्कृति की भूमिका है, क्योंकि संस्कृति से भी गणितीय समझ आती है। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये गलत बोल दिया है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, सही है। गणित के अधिगम में सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें संवाद और वार्ता भी होती है, सही है। उसके बाद है अवलोकन और संबंधों को पहचानने प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित के ज्ञान सृजन किया जा सकता है। तो ये सही है, प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित का ज्ञान सृजन किया जा सकता है। तो सब सही है, 4 गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आइए समझते हैं हम 52 को। बोला है प्राथमिक स्तर के ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य को बताना है। तो 52 में जो है आपका यहाँ बोला है कि ज्यामिति 2 आयाम आकृति की वृत्त वर्ग त्रिभुज आदि की पहचान की सही तक ही सीमित है। तो सीमित नहीं है, 2 आयाम तक सीमित नहीं है ज्यामिति में, इसलिए गलत है। और उपयुक्त परिभाषा की परिचय देना चाहिए, मतलब बोला है कि प्राथमिक स्तर में परिभाषा की ज़रूरत नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है। दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ के लिए विकसित किया जाना चाहिए। तो हाँ, अंतर्दर्शी समझ विकसित किया जाना चाहिए, ये सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
सी। आइए समझते हैं। सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ 3 सही है। वे गणित के प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने का सहायक होते हैं। मतलब जो दुकानदार जो प्रयोग करता है भाषा गणितीय का, वो वैकल्पिक तरीका है। इस बातों को ध्यान रखें। अस्पष्ट नहीं, असंगत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। और कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं होता है। इस बातों को लाभदायक नहीं है बोला है तो लाभदायक होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि कक्षा में अगर हम गणितीय प्रश्नों को हल करें तो लाभदायक होगा, नहीं कह देना गलत है। बात समझे? तो ये ध्यान रखना है। दोनों गलत बोल दिया है, ये वाला सही है। आइए समझते हैं। केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप विद्यार्थियों के त्रिविम विवेचना, जिसको हम दिक् स्थान संबंधी विवेचना कहते हैं, कि विकसित करने की संभावना न्यूनतम है, मतलब कम है। हाँ, मतलब दिक् स्थान समझ कम करने वाला प्रश्न कौन है, ये चीज़ बोला है। तो इसमें बोला है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए लेखा चित्र खींचना। लेखा चित्र खींचना ही दिक् स्थान को मतलब सबसे कम है। इसमें 10 ग्राम कार्य करना ये सबसे ज़्यादा सही है। और विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना ये गणितीय के लिए सही होता है। दी गई आकृतियों के सम्मित अक्षरों को पहचानना ये भी सही है। तो ये सब ज़्यादा ठीक है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। इस बातों को ध्यान रखना है। हाँ, 3 गुने 5 के बोला है गणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही उत्तम है। तो 3 गुने 5 को अगर हमको देना होगा तो सही विधि कुछ वस्तुओं के 3 गुने 5 के आयताकार व्यू की रचना करेंगे। मतलब 3 गुने 5 का आयताकार व्यू बना करके अगर हम देते हैं तो सही माना जाता है। ऐसे और भी इसमें दिए गए हैं। उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ा का कविता पाठ नहीं, ये सब पहाड़ा कविता पाठ गलत है। परिकल्प में कैलकुलेटर का प्रयोग भी गलत है। संप्लाव मतलब स्पीक अकाउंटिंग भी गलत है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है। विद्यार्थी को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करने सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। मतलब नहीं पर जरूर ध्यान देना है कि कौन सही नहीं है। तो सही आपको याद रखना है कि प्रश्नों को हल करने के लिए केवल वाला हमेशा गलती होता है, इसलिए यही सही नहीं है। बाद बाकी यहाँ पे दिया है कि समस्या को वास्तविक होना चाहिए, सही है। छोटी संख्या को सरल और उदाहरणों से लेना चाहिए, सही है। और विद्यार्थियों के लिए कलन विधि का प्रयोग चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जानी चाहिए। मतलब एल्गोरिथम को मूर्त सहयोग सामग्री से आप समझाइए, सही रहेगा। निम्नलिखित में कथनों पर में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है। मतलब संख्या 4 बोला, चौर संख्या का भाव किसमें है, ये बोला है। तो 4 संख्या का प्रयोग किसमें है, भाव किसमें है। तो इसमें जो होगा आपको ध्यान रखना है कि 4 संख्या का भाव जो है, इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया है तो 4 संख्या का भाव इसी में है। बाद बाकी चौथी मंजिल पर मेरा कार्य है, तो चौथी मंजिल की ही खाली बात किया, तो चौथी मंजिल एक ही मंजिल ना हुआ, 4 संख्या नहीं ना हुआ। उसके बाद बोला है मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है, तो 4वें स्थान की बात किया, 4 की बात नहीं हुआ है। और इस पुस्तक में चौथे अध्याय बहुत रोचक है, तो चौथे पाठ की बात किया है, न कि 4 पाठ की बात किया है। 4 पाठ और 4 चौथे पाठ में अंतर होता है। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 का भाव इसमें व्यक्त हुआ है इसी में। शुद्ध कथन को पहचानना है। देखिए बोला एक संख्या के दूसरे, इसमें जो है शुद्ध कथन जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, केवल 4 शुद्ध कथन है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, जैसा कि गुना भाग का उल्टा होता है तो प्रतिलोम होता है। बाद बाकी यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे देखिए एक संख्या से गुना करने पर